ऐसे 600 है, इसको पढ़ लेते हैं। ऐसे 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, जॉइंट ऑडिटर पढ़ा था। जॉइंट ऑडिटर में हमने क्या किया था, जॉइंट ऑडिटर में हमने ऐसे 299 में एक कंपनी में एक से ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे, तो हमें एक दूसरे का काम को कैसे मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटनी थी, फिर एक दूसरे के काम को कैसे देखना था, रिपोर्टिंग कैसे करनी थी, वो हमने बढ़ा था। ऐसे 600 क्या कहता है, ऐसे 600 कहता है कि आप एक कंपनी हो, यहाँ बताता हूँ, आप एक कंपनी हो, आपकी कंपनी में आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, मान लो एक्स, ठीक है। आपकी कंपनी के बहुत सारे एसोसिएट्स हैं, जॉइंट वेंचर्स हैं, सब्सिडरी हैं, ब्रांचेज हैं, उसमें भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे। हो सकता है इन्होंने एक ही चार्टर्ड अकाउंटेंट रख लिया हो, CA या हो सकता है अलग अलग चार्टर्ड अकाउंटेंट रखे हों। तो इनकी जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, जैसे मान लो कंपनी की इन्वेंट्री है मान लो 100 करोड़ की, तो हो सकता है कि इनकी इनकी इन्वेंट्री भी होगी अपनी अपनी खुद की, इसकी होगी 10 की, इसकी होगी 20 की, इसकी होगी 40 की। तो इनके भी ऑडिटर ने काम किया होगा इस पर। तो क्या आपके उस काम को क्या आप चेक कर लोगे? तो नहीं। हम हर काम को क्यों चेक करेंगे, हम उसके काम पे रिलाय करेंगे जो भी उसने ऑडिटर ने काम किया है। लेकिन कुछ काम पे हम चेक करेंगे अगर हमें लगता है तो, ठीक है। तो उनका ऑडिटर का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमारे भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का पार्ट है, इसलिए हम उसके काम को यूज़ करेंगे। तो वो कौन बताता है, ये ऐसे बताता है। आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ लेना, प्रिंसिपल ऑडिटर और अदर ऑडिटर। क्या कह रहा है प्रिंसिपल ऑडिटर कह रहा है एक तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब प्रिंसिपल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द एंटिटी पे रिपोर्ट दे, ठीक है। उसके बाद वो उस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, मतलब व्हेन दैट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे वो रिपोर्ट दे रहा है वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करती है एक या एक से ज़्यादा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो ऑडिट करी है अनदर ऑडिटर ने, ठीक है। अनदर ऑडिटर कौन होता है, जो प्रिंसिपल ऑडिटर नहीं होता है। दूसरा, ये वो ऑडिटर होता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिपोर्ट करना उस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे, उस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कंपोनेंट के उस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे जो इंक्लूड करती है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बाय द प्रिंसिपल ऑडिटर। जिसमें प्रिंसिपल ऑडिटर जिस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे काम कर रहा है उस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे जो हमारा ये ऑडिटर है, अदर ऑडिटर है, वो काम कर रहा है, तो उसे बोलते हैं अदर ऑडिटर। तो जैसे कि मैंने अपने केस में बताया था CA। तो देखो, अब प्रिंसिपल ऑडिटर, अदर ऑडिटर, बस इसी ऐसे में ये टर्म्स यूज होते हैं, हर ऐसे में नहीं होते हैं। जैसे हमने अदर सर्विसेज वाले में पढ़ा था, उधर क्या होता है, यूजर एंटिटी का ऑडिटर यूजर ऑडिटर, और जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन था उसका ऑडिटर होता है सर्विस ऑडिटर। तो ऐसे ही यहाँ पर होता है प्रिंसिपल ऑडिटर और अदर ऑडिटर। हम कौन है, प्रिंसिपल ऑडिटर है, और अदर ऑडिटर का हम काम को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वर्क को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट होता है डिवीजन, ब्रांचेस, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट एंटरप्राइज, अदर एंटिटीज, ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, कंपनी के। अब देखो, अब इस स्टैंडर्ड में क्या डिस्कस किया हुआ है, इस स्टैंडर्ड में रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रखी है जो कि कैसे हम अदर ऑडिटर के काम को यूज़ करेंगे, ठीक है। इन दिस स्टैंडर्ड जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो बोला हुआ है वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट मान के चलो, कि जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बार बार यूज़ किया है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। इसके बाद ये ऐसे डील नहीं करेगा किसमें, जॉइंट ऑडिटर में। क्यों, जॉइंट ऑडिटर में 299 लगता है ऐसे, ठीक है। इसके अलावा ये इसमें भी डील नहीं करेगा प्रीडिसर ऑडिटर के रिलेशनशिप में। जो पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट था उसके साथ हमारी क्या क्या ऐसे मतलब बातें होंगी, वो भी इस ऐसे में नहीं बताया गया है। इस ऐसे में तो बस हमारे कंपोनेंट, जो कंपनी के कंपोनेंट्स हैं उसके ऑडिटर से क्या काम यूज़ करना है वो बताया गया है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा पेपर में बच्चों, कि आप प्रिंसिपल ऑडिटर की गद्दी, मतलब आप जब प्रिंसिपल ऑडिटर के गद्दी पे बैठोगे तो आप उसकी गद्दी पे बैठने से पहले आप क्या क्या बातों का ध्यान रखोगे, बिफोर एक्सेप्टिंग द वर्क ऑफ प्रिंसिपल ऑडिटर आपको क्या क्या कंसीडर, मतलब आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए आपको मटेरियलिटी देखनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कि कैसे मेरा खुद का काम इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको अपने काम की मटेरियलिटी देखनी पड़ेगी। आपको अपने काम का डिग्री ऑफ नॉलेज चेक करना पड़ेगा कि आपके पास उतनी नॉलेज है इस काम को करने के लिए। इसके अलावा आपको रिस्क ऑफ मटेरियल देखना पड़ेगा, किसका, कंपोनेंट ऑडिटर का। कंपोनेंट ऑडिटर जिस काम को कर रहा है, जिस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे जिस काम को कर रहा है, उसका रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट किसका है,
ये आपको देखना पड़ेगा कंपोनेंट के ऑडिटर का, और ये आपको देखना पड़ेगा खुद का, मतलब एक्सटर्नल ऑडिटर का। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये अपना खुद का देखना पड़ेगा, ठीक है, डिग्री ऑफ नॉलेज। मटेरियलिटी भी खुद की देखनी पड़ेगी। यहाँ पर आ जाएगा आपका अदर ऑडिटर, ठीक है। अदर ऑडिटर का हम रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट देख रहे हैं। इसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि भाई हम जो भी ऑडिट प्रोसीजर कर रहे हैं क्या वो एसएस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सब कुछ हमें देखना पड़ेगा कि ऐसे हम पे क्या क्या ऐसे हम पे लग रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा सारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम उसको भी बता देंगे अपने उसको कि भाई ऐसे के अकॉर्डिंग हमें सब कुछ करना है। तो ऐसे के अकॉर्डिंग हमें सब कुछ मतलब कंपोनेंट ऑडिट हो रही है कि नहीं हो रही, अदर ऑडिटर एसएस के अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो ये सब हमें पहले देखते हुए चलना है, तब हम प्रिंसिपल ऑडिटर की गद्दी को एक्सेप्ट करेंगे। अब हमें कुछ प्रोसीजर करने पड़ेंगे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ये एसएस के अकॉर्डिंग हमें जो भी प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, एडिशनल प्रोसीजर जो भी हमें परफॉर्म करने हैं, ठीक है। तो वो जो हमें प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। क्या है वो प्रोसीजर? पहला है राइट ऑफ द प्रिंसिपल टू विजिट एंड एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। इसको पूरा पढ़ लेना। क्या बोला है इसमें? देखो हमारा है ना राइट है कि हम विजिट कर सकते हैं अदर ऑडिटर के अदर ऑडिटर जो कंपोनेंट की ऑडिट कर रहा है उसकी बुक्स को हम देख सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं और हम विजिट कर सकते हैं उसके पास। तो इस पूरे इसमें जब पढ़ोगे ना तो आपको यही मिलेगा। तो देखो वैसे तो आपको विजिट नहीं करना पड़ता, आप रिलाय कर लोगे उसके काम पे, रिलाय अपॉन हिज वर्क। लेकिन जब किसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में आपको लगता है कि इट इज़ एसेंशियल टू विजिट, तो आप विजिट करोगे, ठीक है। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑडिटर कंसीडर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी। आप प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी देखोगे किस केस में, अगर वो सीए नहीं है तो आप उसकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी देखोगे कि क्या वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं इस ऑडिट को करने में, मतलब जो कंपोनेंट्स की ऑडिट है उसको अदर ऑडिटर कॉम्पिटेंट है कि नहीं, वो आप चेक करोगे। इसके अलावा क्या है, प्रोसीजर टू बी परफॉर्म बाय प्रिंसिपल ऑडिटर व्हेन यूजिंग द वर्क। तो आपको क्या क्या प्रोसीजर करने हैं और क्या वो प्रोसीजर सारे एडिक्वेट है, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे क्या क्या प्रोसीजर करने हैं, आपको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा प्लानिंग स्टेज पे ही, किसके साथ? अदर ऑडिटर के साथ, ठीक है। उसके अलावा आपको उसको बताना पड़ेगा कि भैया सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पे आपको काम करना है, आपकी ऑडिटिंग कैसे रहने वाली है, ठीक है। और कोई उससे एक रिप्रेजेंटेशन भी हम ले लेंगे कि वो सारा काम एज पर एसेस करेगा, और जो जो हमने बोला है कि इन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग्स पे काम करेगा तो वो वैसे वैसे काम करेगा, उससे एक रिप्रेजेंटेशन भी ले लेंगे। इसके अलावा हम उसको बताएंगे कि किस एरिया पे उसको स्पेशल कंसिडरेशन रखना है, किस एरिया में उसको स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा कोई इंटर कॉम्पोनेंट ट्रांजैक्शन है तो उसमें वो डिस्क्लोज करते हुए चलेगा हमें, क्योंकि देखो कोई भी अगर ब्रांच और मेन कंपनी की कोई भी इंटरनल जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उसमें प्रॉफिट बुक नहीं होता, आपको पता है वो कट हो जाता है, ठीक है। डेटर क्रेडिटर अगर ये दोनों होते हैं तो कट हो जाते हैं। तो ये सारी जो भी ट्रांजैक्शन है वो मुझे डिस्क्लोज कर देगा, ताकि जब मैं कंसोलिडेट करूंगा अपने सारे डेटा को तो वो क्लोज करता रहूँगा। इसके अलावा मैं उसको एक टाइम टेबल दे दूंगा कि किस वक्त पे उसको क्या क्या ऑडिट करनी है, किस वक्त पे वो मुझे क्या क्या रिपोर्ट करेगा, तो उसको एक पूरा टाइम टेबल मैं दूंगा कंप्लीशन ऑफ ऑडिट का, ठीक है। इसके अलावा मैं रिव्यू करूंगा रिटर्न समरी को ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर। देखो मैं क्या करता हूँ, अदर ऑडिट प्रोसीजर को एक चेकलिस्ट दे देता हूँ, क्वेश्चनेयर बना के दे देता हूँ और उसको बोल देता हूँ तू है ना एक रिटर्न समरी भी बना ले, उसको मैं रिव्यू करूँगा, ठीक है। तो ये एक बार रीड आउट कर लेना, पेपर के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी आए नहीं है पेपर में, इसलिए मैं इसको इतना वो नहीं करवा रहा। इसके अलावा ये कंसिडर करेगा कोई सिग्निफिकेंट फाइंडिंग अगर अदर ऑडिटर की है तो वो मैं कंसिडर करूँगा। इसके आगे कुछ भी नहीं है, इसके आगे सब कुछ वही है जो मैंने अभी बोला था, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये थर्ड पॉइंट भी आप रीडिंग में निकाल दो, ऐसा कुछ है नहीं, रीडिंग नहीं छोड़ भी सकते हो इसको। अब आ जाओ यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा गया है, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है देखो प्रिंसिपल ऑडिटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्क इंटरेस्टेड। आपका अदर ऑडिटर के लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, एक्सेप्ट अगर आपको लगता है किसी सर्कमस्टांसेस में आपको सस्पिशियस मतलब डाउट होता है उसके काम पर, तो आप भी रिलायबल होगे, ठीक है। अगर आपको डाउट नहीं है, आपको लगता है कि ठीक है उसने जो काम किया ठीक है, तो आप उसके काम को यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको डाउट होता है तो आप फिर उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे। इसके बाद क्या लिखा है, अब ये आप सेकंड पैरा जब इसका पढ़ोगे, फर्स्ट पैरा सेकंड पैरा में आपका लिखा है जो प्रिंसिपल ऑडिटर है जब वो अपना रिपोर्ट बनाता है और उस रिपोर्ट में वो उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे काम कर रहा है जिसमें वो रिलाय कर रहा है कंपोनेंट ऑडिटर के काम पर भी, तो उस रिपोर्ट में वो बताकर आएगा कि स्टेट क्लियरली दैट
कि कितना काम कैसे कैसे बांटा गया है, ठीक है, हम दोनों में हमने कैसे कैसे काम को बांटा है वो मैं बता के आऊँगा। हाँ, और इसमें एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर मान लो मैंने कोई नोटिस किया कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी काम के अंदर, जो उसने काम किया था उसमें मैंने मटेरियल डिस्क्रिपेंसी देखी। जैसे मैं एक एग्जांपल दे लेता हूँ, मान लो मैं इन्वेंट्री देख रहा हूँ, इन्वेंट्री 100 करोड़ की है, उसमें से 60 करोड़ की इन्वेंट्री तो अदर ऑडिटर की है, अदर कंपोनेंट की है, तो अदर उस कंपोनेंट की है, सॉरी कंपोनेंट की है 60 करोड़ की इन्वेंट्री, उसमें अदर ऑडिटर काम कर रहा है। अब अदर ऑडिटर को मैं बोल के आऊँगा कि भैया देख मेरे को ये डिस्क्रिपेंसी मिली है, और ये जो डिस्क्रिपेंसी है ना जो मैं उसकी नॉलेज में लाऊंगा, ये मैं अपनी रिपोर्ट में भी बता के आऊँगा, ठीक है। अब ये देखो, ये पढ़ लेना क्वेश्चन। एक सीए सौरभ है, वो एक बैंक की ऑडिट कर रहा है, उस बैंक के बहुत सारे 1034 ब्रांचेज हैं, और पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना। इसमें लास्ट में लिखा हुआ है कि हुआ क्या है कि ये जो मतलब एक एक ब्रांच है, एक लार्ज ब्रांच है जिसका एक ऑडिटर, ब्रांच ऑडिटर उसकी ऑडिट कर रहा है, और उसमें एरर पाई गई है एनपीए में, एनपीए क्लासिफिकेशन में। और इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं था, एक चीज़ और बोल रखी थी कि अब बताओ कि क्या स्टैचुटरी ऑडिटर लायबल होगा। तो इस पूरे क्वेश्चन को ना पढ़ के आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि स्टैट ऑडिटर को इस पर कोई सस्पिशियस डाउट हो रहा था, तो नहीं हो रहा था डाउट, तो भाई फिर तो ये लायबल नहीं होगा। अगर डाउट हो रहा होता, मतलब आप इस पॉइंट में पढ़िए, अगर डाउट हो रहा होता तब हम बोलते, लेकिन डाउट नहीं हो रहा तो ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, तो आपको ये लिख कर आना है, ठीक है। ठीक है, तो बस ये ख़त्म हो गया ऐसे यहाँ पर। अब नेक्स्ट ऐसे में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।